नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटों वाली विधवा कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब के साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छेलापन, वह लुटावपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल तेरी है, ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बेटी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। माँ पात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, जाते, जूते, चड़िया, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसे तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इस तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी न स्वीकार की, लज्जित भी न हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरे की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई है। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस डिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हैकड़ी तो देखो। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा, मेरा हानि लाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे, कुछ किफायत करनी चाहिए।
मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद न करूँगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अभी भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही, जो 10-12 दिन पहले थी। समझियो कि यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल-संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत, भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। बद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है। अच्छा, बहू तिजोरी खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त न होगा। वह चमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती है हो बहू। मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा। कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाए। हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया। जाकर मर्दों से पूछे। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो। रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चित न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया है। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई है। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे। 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह भला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की जगह भी नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पुरियाँ ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पुरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा। रसोइये को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक कटाने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे और चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी चिचालीदार उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूर चीज मंगवाने की भी किसी को सुधि न थी। सुधि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई।
अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी, कोठरी से निकलकर बरामदे में आ गई और कामताना से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उसे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों न उड़ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे, पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती चिल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कारित लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में तू हो रही है, अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि बीबी कुमू से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ाव में डाल दी, टोकरी उठाकर कड़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष है? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाए और कैसी नाक कटाए। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओं को किसी की चोरी की है? चीनी में चीटे और आटे में धुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करते हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चूया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं, रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्याओं और कुलीनता को रुपयों पर बेचे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ तथा और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दे और 5,000 नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दे, तो फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी
राम भजो सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया। नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेश की पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धाभाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था, सिर झुकाई भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थांत नहीं है कि इस अवसर पर कुछ पल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने ही से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो तोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रश्न होकर कहा, बहुत अच्छे, एमए बीए न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाए। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने किसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हो, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भाजी न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता? अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो सम्य है।
फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीटकर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली, तो तुम कामता से रुपये का प्रबंध करने को क्यों नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी हो जाए वो एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? रुपये इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपये तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत बनानी है, इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरव रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगी।